हो जाएगी। चलो, तो धीरे धीरे एसआरजी पेपर्स के थ्रू आपको है ना टफ क्वेश्चन की आदत हो जाएगी, है ना। तो आपको भी हाँ पहले के कंपेयर में थोड़ा टफ था कल का पेपर, और धीरे धीरे ऐसे पेपर की आपको आदत रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे पेपर भी मिल सकते हैं। आईआईटी का कोई भरोसा नहीं होता, देखो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टफ दे सकती है आईआईटी, तो आपको हर तरह की लेवल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, और मार्क्स खराब आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छे जो आईआईटी के पेपर होते हैं ना, उसमें जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं, 2006 में जब मैंने एग्जाम दी थी, तो 55% के आसपास टॉप 500 के अंदर बचे थे, 55% मार्क्स में। मतलब इतना, वो एक्चुअली उस साल तो पहली बार है ना नई नई चीजें हुई थी, तो बच्चों को तो बहुत ही टफ लगा था वो साल, तो मतलब बहुत अलग अलग ही था। पहली बार मैट्रिक्स में कॉलम आए थे, तो उसमें बच्चों ने काफी गलतियां कर दी थी। तो जब आईआईटी है ना, एक चीज के लिए फेमस है, हमेशा पैटर्न चेंज करने के लिए। तो कभी भी पेपर का पैटर्न चेंज कर देती है, तो उससे बच्चों को टफ लगने लगता है। नए टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है, तो उससे आपको टफ लगने लगता है। तो आपके लिए टफनेस होगी आईआईटी के पेपर में हमेशा। और 60-70% मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स है आपके। अगर 50% भी स्कोर कर रहे हो, तो यू शुड कंसिडर कि हाँ ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है। 30% से कम मार्क्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 30% तो स्कोर करना ही चाहिए। मतलब इतना टाइम आपके पास ले जाता है ना, अगर आपके पास जो पूरे पेपर का टाइम है, उसमें कम से कम 50% पेपर तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए आपको, और सही कर लेना चाहिए, है ना। चलो, और अब बच्चे मेरे से पूछ रहे रीजनेबल स्कोर क्या था। देखो रीजनेबल स्कोर वगैरह तो मेरे से मत पूछना करो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कैसा भी पेपर हो आपको 100% लाना चाहिए, है ना। अगर आप आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू शुड स्कोर 100%, एटलीस्ट 100% तो नहीं 80% के ऊपर स्कोर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी मतलब मेरे से पूछा इसलिए बता दिया मैंने। अगर आपके कम आते हैं तो आपको प्रिपेयर ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। चलो, और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को ही अच्छा देना चाहिए आपको। हाँ, अब पेपर अपन एक काम करते हैं, 1-2 दिन आप ले लो, पेपर में अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे पेपर। पर देखो बहुत सारा चीजें डिस्कशन की पेंडिंग है, जैसे बिगिनर बॉक्सेस आपके 7 तक हो चुके हैं, तो बिगिनर बॉक्सेस डिस्कस करना है हमको। मैंने शायद 4 तक करा दिए थे, 5th बिगिनर बॉक्स बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है ना, 3 बिगिनर बॉक्सेस है। फिर 2 रेस मिली हुई है, एक रेस और देने वाला हूँ मैं आज ही आपको, एक आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है ना। और अब टॉपिक एंड होने वाला है, तो आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए टॉपिक की, ठीक है। और एससीवी भी, हाँ एससीवी भी करना चाहिए। तो अब अपन एक काम करेंगे, पेपर का आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, सॉल्यूशन देखो, और जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करेंगे ओनली। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि सॉल्यूशन अच्छे से दिया है या बहुत इजी टाइप का था, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। पर पेपर पूरा ही ऑलमोस्ट टफ ही था, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप पूछोगे, तो थोड़ा अटेम्प्ट करो अच्छे से पेपर, और कोशिश करो कि अपन कॉमन मिनिमम डाउट्स डिस्कस करें क्लास में, नहीं तो फिर बाकी चीजें बच जाएगी, है ना। नहीं तो फिर एक एक डिस्कशन और करेंगे अपन फिर, ठीक है। आप लोगों को फिर प्रिपेयर रहना चाहिए कि अपन किसी दिन एक दिन और डिस्कशन क्लास रखेंगे, ठीक है। चलो, और एससीवी के भी करना है क्वेश्चन, यस एससीवी के 50 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, करीब करीब 46 तक हो जाएंगे। चलो, तो आज तो अपन आगे थ्योरी पढ़ते हैं अपनी। लास्ट क्लास तक मैंने आपको है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के रिलेटेड जितनी भी सब बता दी थी। तो BB6 BB7 ये सब आपके लिए होमवर्क में था, तो आपने कुछ ट्राई करा इसमें। अंशुल बोल रहा है फ्यूज वायर एक बार रिवाइज करा दूं। फ्यूज वायर में जो भी बताया था वो सिंपल सी चीज थी बेटा, उसमें 6 हो गया, BB7 हो गया, बच्चे बोल रहे वेरी गुड। तो BB6 BB7 कर लो जल्दी से। अब आज नहीं कराया अगर तो कोई बात नहीं, आज कंप्लीट कर लो, कल अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपना DCA शायद वेडनेसडे होता है, तो वेडनेसडे को पहले ही कल ही अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वेडनेसडे को फिर अपन को पेपर भी करना है, तो फिर बच जाएगा, है ना। तो BB5 6 7 और SCV भी करना है, तो बहुत सारी चीजें काम है। तो BB5 6 7 तक आज कंप्लीट कर लो, ठीक। BB5 6 7 तक आज कंप्लीट कर लो सब बच्चे, ठीक है। चलो, फिर मेरे पास एक डाउट आया था कि एक बार फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट बता दूं। तो फ्यूज वायर बेसिकली अपन क्या करते हैं, सर्किट में कभी बहुत ज्यादा करंट आ जाए, तो सर्किट को बचाने के लिए कि सर्किट खुद ना मेल्ट हो जाए, सर्किट में वायर्स ना मेल्ट हो जाए, उसको बचाने के लिए फ्यूज वायर लगा देते हैं। फ्यूज वायर खुद मेल्ट हो जाता है, तो बाकी सर्किट को बचा लेता है। और खुद क्यों मेल्ट हो जाता है, क्योंकि
फ्यूज वायर में जो हीट डेवलप होती है ना, I²R जो रेट होता है पावर डेवलप होने का वो, और उसमें से जो बाहर रेडिएशन निकलते हैं, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगी, तो उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता है। इक्विलिब्रियम में ये चीज इक्वल होती है सिग्मा EA T⁴ के। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यहाँ से ढूंढ सकते हो। और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है वो धीरे 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 अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर फ्यूज वायर की सेफ करंट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम सेफ करंट भेज सकते हैं उसमें से। ठीक है, चलो, तो ये मैंने शॉर्ट में फ्यूज वायर के बारे में बता दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना वो आप करना, रो की वैल्यू आर की वैल्यू पुट कर देना और बाकी जो भी चीजें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट कर देना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद अब हमको स्टार्ट करना है इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद हमको स्टार्ट करना है इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेक्स्ट लिखिए इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट वाला। बहुत ही स्मॉल करंट जो होते हैं वो मेजर होते हैं। दिस इज सिंबल, ये सिंबल होता है सर्किट में गैल्वेनोमीटर शो करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं जिसके बीच में हम लिख देते हैं G, और साथ में ये दो उसके कनेक्टर्स दिखा देते हैं। जैसे किसी सर्किट में अगर बहुत कम करंट है तो उस करंट को मेजर करने के लिए हम लगा सकते हैं गैल्वेनोमीटर। फॉर एग्जांपल अगर बैटरी के साथ मैंने बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट डेफिनेटली कम होने वाला है। ये रेजिस्टेंस हाई है तो करंट बहुत कम होने वाला है। जब करंट बहुत कम होता है तो उसे मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर एक तरह से करंट ही मेजर करते हैं, अमीटर जैसी चीज है, पर इनकी रेंज बहुत कम होती है। बहुत स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करंट जब होता है तो खराब हो जाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर्स आर जस्ट अ करंट मेजरिंग डिवाइस। गैल्वेनोमीटर्स आर जस्ट अ करंट मेजरिंग डिवाइस। कैसे काम करता है ये समझते हैं अपन। तो अंदर गैल्वेनोमीटर के प्रॉपर जो उसकी वर्किंग है उसके लिए तो आपको थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एक एमईसी चैप्टर है वो देखेंगे हम, जब अपन समझेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं मैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ है ना, एक आयरन का सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के ऊपर अपन कॉपर वायर को वाइंड करके रखते हैं। कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है ना। और उस कॉपर वायर की वाइंडिंग का जो सिलेंडर है उसको अपन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सस्पेंड करके रखते हैं। मैग्नेटिक पोल के बीच में सस्पेंड करके रखते हैं। कुछ हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट रहता है। तो अगर समझो कि क्या हुआ है, तो हमारे पास एक कॉपर का, सॉरी, एक हमारे पास आयरन का सिलेंडर है जिसपे कॉपर का वायर अपन ने ऐसा वाइंड करा हुआ है। उस आयरन सिलेंडर को अपन ने लटका रखा है बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में उसको लटका रखा है। अब इस सिलेंडर को अपन लटकाने के लिए यूज करते हैं एक थ्रेड, और उस थ्रेड को ऊपर स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखते हैं, है ना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रखते हैं हम कि जब ये सिलेंडर रोटेट होगा ना, जब सिलेंडर रोटेट होगा तो स्प्रिंग में आएगा ट्विस्ट। स्प्रिंग उसे घूमने से रोकने की कोशिश करेगी। जब सिलेंडर रोटेट होगा तो स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करती है। स्प्रिंग चाहती है वो ना घूमे। ऐसा अपन अरेंजमेंट बना के रखते हैं। अब क्या होता है, ये जो कॉपर वायर है, ये सिलेंडर के ऊपर जो कॉपर वायर लगा रखा है, इसमें जब हम कुछ करंट फ्लो करवाते हैं तो इस करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का लगता है टॉर्क। करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का लगता है टॉर्क। टॉर्क लगता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड। उस टॉर्क की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसका एरिया कितना था, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स बनाए हैं, करंट कितना फ्लो कर रहा था उस लूप में, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द लूप। ये जो अपन ने लूप बनाया था ना, यहाँ पे अपन ने कॉपर वायर को ऐसा बाइंड करा है, तो कॉपर वायर का एरिया कितना हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया उस लूप का क्या हो रहा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस एक हल्का फुल्का आइडिया ले लो। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, ये पूरा अपन नेक्स्ट एमईसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना। चलो, टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ये फॉर्मूला अभी आपको रटना है। अब ये जो टॉर्क होता है, ये स्प्रिंग उल्टा लगाकर इसको रोकने की कोशिश करती है। स्प्रिंग का जो टॉर्क डेवलप होता है ना यहाँ पर,
वो प्रोपोर्शनल होता है कितना एंगल घुमाता है स्प्रिंग में, वो सी थीटा जैसा होता है। स्प्रिंग को जितना एंगल घुमाओगे उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इक्विलिब्रियम में ये टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम। मतलब हमारे पास ये जो सिलेंडर था जिसपे हमने कॉपर वायर को वाइंड करा था, जब करंट फ्लो कराते हैं ना तो ये घूमता है, ये घूमता है। और ये क्यों घूमा? क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है। क्यों टॉर्क लगता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, वो टॉर्क लगाती है करंट कैरिंग लूप पे। और ये जो टॉर्क होता है, स्प्रिंग इसे रोकने की कोशिश करती है। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में हमें दिखा गया कि करंट के प्रोपोर्शनल थीटा है। जितना ज्यादा करंट था ना उतना ही सिलेंडर घूम चुका होगा, जितना ज्यादा करंट था उतना सिलेंडर घूम चुका होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना सिलेंडर घूम चुका होगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर के साथ हम लगा देते हैं नीडल, वो नीडल घूमती है। फिर तो नीडल के घूमने से हमें पता चल जाता है कि कितना करंट आ रहा था। एंगल प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो कितना सिलेंडर घुमा वो एंगल पता चल गया तो करंट पता चल जाएगा, है ना। तुम ये जो बॉक्स, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसको देखोगे अगर तो ऐसा बॉक्स जैसा दिख सकता है। उसमें यहाँ पर है ना एक नीडल दिखती है हमको, ठीक है। और यहाँ पे जीरो और करंट की मार्किंग होती है। जब करंट आता है तो नीडल घूमती है, नीडल के घूमने से हमें पता चल जाता है कितना एंगल नीडल घूमी, उससे करंट पता चल जाता है। चलो, हाँ, तो स्प्रिंग का जो सी है ना वो टॉर्शनल कांस्टेंट है, बिल्कुल सही रचित। स्प्रिंग के फोर्स में जो, चलो अब इसकी वर्किंग को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैंने एक हल्का फुल्का आइडिया दिया। आपको बस ये लिख लेना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट बाय डिफ्लेक्शन, बाय डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में निडल होती है जो डिफ्लेक्ट होती है, एंड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल वी नो द व्हाट इज द करंट। जितने ज्यादा डिफ्लेक्शन उतने ज्यादा करंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से देख लो। बाकी और अच्छे से गैल्वेनोमीटर तो अपन एमएससी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मतलब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें जिसका पूरा लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा एमएससी में। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर, आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा सब। गैल्वेनोमीटर मेजर स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे छोटे करंट मेजर कर सकता है। क्या रेंज होती है इसकी? जनरली जनरली फ्यू माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर की रेंज होती है। वो थोड़ा सा करंट मेजर कर सकता है, फ्यू माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर, फ्यू माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर। यस कुशाग्र, गैल्वेनोमीटर में बहुत स्मॉल करंट की रेंज होती है। करता क्या गैल्वेनोमीटर? करंट को मेजर करता है जस्ट लाइक एमीटर। ठीक है, अंदर क्या होता है गैल्वेनोमीटर के, वो सब अपन ने डिस्कस करा। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, और स्प्रिंग उसे रोकती है। ये सब अपन ने चीजें समझ ली। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। गैल्वेनोमीटर में जो कॉपर का कॉइल बनाते हैं ना, इसकी वजह से इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है। तो इट हैज सम स्मॉल रेजिस्टेंस आल्सो, इट हैज सम स्मॉल रेजिस्टेंस आल्सो। गैल्वेनोमीटर के अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है। अंशुल वेट, शांति। गैल्वेनोमीटर में थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, पर बहुत कम होता है। कम होने से क्या होता है कि अपन जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट की करंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा ज्यादा। गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस छोटा होता है ना, तो सर्किट में इसे लगाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लो यहाँ पे 1000 ओम लगा हुआ था, अब 1000 ओम के साथ में तुम 1 ओम और लगा दो तो करंट में कोई ज्यादा चेंज ही नहीं आएगा। 1001 ओम इज नियरली 1000 ओम, तो जैसा करंट पहले था वैसे ही आएगा। ठीक है, चलो अब गैल्वेनोमीटर के सारे पॉइंट्स क्लियर। गैल्वेनोमीटर की रेंज बहुत कम होती है, बहुत कम करंट को मेजर कर सकता है। ये सारी चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो पहली चीज अपन ने पढ़ी गैल्वेनोमीटर। अब नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं एमीटर। नेक्स्ट चीज लिखिए एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक गैल्वेनोमीटर। एमीटर का सर्किट सिंबल ये होता है। दिस ऑल्सो मेजर्स करंट, पर इसमें करंट की काफी बड़ी वैल्यू भी मेजर हो सकती है। इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है एमीटर की, है ना। इट हैज मोर रेंज। रेंज मतलब क्या? कि जितना करंट वो मेजर कर सकता है सेफली।
जितना करंट ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है सेफली, वो इसकी रेंज है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो अगर आपको रेंज में दिक्कत है। तो जितना कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते समय मैक्सिमम वैल्यू रीड कर सकता है वो उसकी रेंज। एमीटर जितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो उसकी रेंज, तो उसकी रेंज ज्यादा होती है, मोर रेंज देन गैल्वेनोमीटर। शॉर्ट में बस जी लिख देता हूँ मैं गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है। अब ज्यादा क्यों हो जाती है? एक्चुअली एमीटर हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से ही। एमीटर बेसिकली हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से। करते क्या है बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लाइक दिस। गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा के जो भी चीज बनी, ये है हमारा एमीटर। दिस इज एमीटर, दिस इज एमीटर, ठीक है। इस पैरेलल रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं शंट। शंट इसे हम स्मॉल एस से कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है, मान लो उसका रेजिस्टेंस स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करा है। मान लो स्मॉल जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आप साइड में लिख सकते हो जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये शंट रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत कम होनी चाहिए। इट इज इवन स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दिस शंट इज वेरी वेरी स्मॉल देन जी। अब क्या होगा, ऐसा लगाने से क्या हो जाता है देखो, अब वो समझते हैं इसके आगे होता क्या है। मान लो कि सर्किट में आपने कुछ करंट भेजा, आपने एमीटर से कुछ करंट आई भेजा, तो बेसिकली आप यहाँ से आई करंट भेज रहे हो, वो आई करंट वापस यहाँ से निकल जाएगा। एमीटर से वो आई करंट वापस निकल जाता है, तो उधर से आई करंट चला जाएगा। तो जो भी आपने करंट भेजा ना, अब उसको दो पाथ दिख रहे देखो अंदर, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे। आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, करंट डिवाइड हो जाता है, और कैसे डिवाइड होगा, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में। जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, जिसमें कम रेजिस्टेंस उसमें करंट ज्यादा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें करंट कम। तो करंट ऐसे डिवाइड होगा, देखो शंट अपन ने बोला था ना कि रेजिस्टेंस कम है उसका, तो यहाँ पे करंट ज्यादा जाता है और ऊपर कम जाता है। मान लो ऊपर जो करंट गया वो IG है, और बचा हुआ I माइनस IG नीचे चला गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एस एस was very very small than G, this implies that I minus IG जो करंट होगा वो काफी बड़ा होगा कंपेयर टू IG। इनफैक्ट तुम तो ये दोनों निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ आई। आपको पता है रेजिस्टेंस किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो आप तो ये दोनों निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि IG की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बता सकते हो कितनी होगी, बताओ जरा। आपको मैंने I दे रखा है, इस I के टर्म में IG की वैल्यू बताओ, ये G और S पता है, बताओ जरा कितनी होगी। यस वेरी गुड। भाई टोटल जो करंट आ रहा है उसको दो रेशो में डिवाइड करना है, G टू S के रिवर्स रेशो में, मतलब S टू G। तो S टू G मतलब ऊपर S अपॉन S प्लस G कर दो, ऊपर वाला करंट निकालने के लिए। सिंपल, यहाँ पे करंट का रेशो होगा S टू G, है ना। ये जो I माइनस IG है टू IG, नीचे का करंट अपॉन ऊपर का करंट, ये हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा G टू S। तो आप इसको देख सकते हो कि आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो तुम्हें तो पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल करंट। अब आप जानते हो कि ये गैल्वेनोमीटर का करंट तो बहुत छोटा ही जा रहा था, तो जो बाहर का करंट है उसके बिल्कुल एक फैक्टर, उसका बिल्कुल एक फ्रैक्शन करंट गया गैल्वेनोमीटर में, बाहर के करंट का एक फ्रैक्शन गया गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का करंट आप मेजर कर सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा कितना है। जो भी गैल्वेनोमीटर में करंट है वो आप पता कर सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रीडिंग करके बता देगा आपको, निडिल से आप पता कर सकते हो कि कितना करंट है। तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो ये क्योंकि मेन करंट का एक फ्रैक्शन है, तो मेन करंट भी तो पता चल गया आपको, isn't it? है ना। आपको अगर IG पता चल गया, और IG क्योंकि मेन करंट का एक फ्रैक्शन है, तो मेन करंट भी तो पता चल जाएगा।
मेन करंट जो होगा वो, ये देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करूं मैं, तो मेन करंट होना चाहिए IG इंटू एस प्लस जी अपॉन एस। ये जो भी रेशो है, ये रेशो का जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे लिख दो। गैल्वेनोमीटर में जो भी रीडिंग लिखी हुई थी ना, उसमें बस ये नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दो। मान लो ये आ रहा था 1000, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ था उसमें 1000 मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो आपको इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में जो बाहर से मेन करंट है वो पता चल जाएगा कितना है। बोलो, समझ में आ रहा है? पूरे इंस्ट्रूमेंट में जो बाहर से मेन करंट है वो पता चल जाएगा। तो आप ज्यादा करंट मेजर कर सकते हो ना। अगर शंट लगा दिया तो रेंज ज्यादा हो गई ना आपकी, वही गैल्वेनोमीटर की रेंज अपन ने बढ़ा दी बाय अप्लाइंग शंट। ठीक है, ये फैक्टर बस मल्टीप्लाई करना है आपको। गैल्वेनोमीटर में जो भी लिखा था उसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो आपको सीधा सीधा बाहर का करंट मिलने लग जाएगा। तो बड़ी रेंज आप मेजर कर सकते हो। चलो, तो दिस इज हाउ एमीटर इज क्रिएटेड। एमीटर इज क्रिएटेड, इट इज फॉर्म यूजिंग गैल्वेनोमीटर। Just applying a shunt resistance parallel to galvanometer, we can increase the range. We can increase the range because when range is increased, the I current which is larger, which is large, now divides in these two resistance. Now shunt as it is very small, most of the current shunt में चला जाता है, थोड़ा सा fraction of I S G में जाता है, तो वो जो fraction current है उसको मेजर कर लिया तो I पता चल गया। चलो, ये पूरा लॉजिक था एमीटर का। क्या ये सब किया? ये पूरा लॉजिक पढ़ा अपन ने एमीटर का। यस, वेरी गुड कुशाग्र। ओके, अब देखो, कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि हमें गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो पता है, ये जो IG की लिमिट है ना वो पता है हमको, और हमको फिर I की लिमिट बतानी है। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट क्या जा सकता है वो पता है, और फिर I की लिमिट बतानी है। तो ये इक्वेशन से बता देंगे हम, ये इक्वेशन से बता देंगे हम। अगर आपको G S ये सब पता हो तो गैल्वेनोमीटर के लिमिट रखकर तुम करंट I की लिमिट बता सकते हो। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, IG का एक्सप्रेशन कैसे आया? ये तो यार मैंने पैरेलल में डिवाइड करा। आपको दो रेजिस्टर जब पैरेलल में हो तो मेन करंट डिवाइड करते आता है ना, देखो ये। हाँ, ठीक है, जो बाहर का करंट है उसको इनके इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना है, तो S अपॉन G में डिवाइड करना है, तो टोटल करंट को S बाय S प्लस G से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नंबर को दो रेशियो में डिवाइड करना है तो वो रेशियो के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं वो कर दिया मैंने। चलो, तो ये आई करंट आ गया। अब कभी कभी हमसे ये देखो एमीटर की रेंज दे देते हैं, गैल्वेनोमीटर की रेंज दे देते हैं और शंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हो बताता हूँ। मैंने पहले बताया आपको, कभी कभी हमको गैल्वेनोमीटर की रेंज दे देते हैं और एमीटर की रेंज भी पूछ लेते हैं। द मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा सकता है वो दे देते हैं, तो एमीटर में मैक्सिमम करंट क्या आ सकता है वो पूछते हैं। तो उसके लिए यही इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, एस और जी की वैल्यू डाल दो और यहाँ पे जो भी मैक्सिमम करंट मेजर हो सकता है गैल्वेनोमीटर से वो डाल दो, तो आपको मैक्सिमम करंट थ्रू अमीटर मिल जाएगा। कई बार हमको ये दोनों देखिए शंट की वैल्यू पूछते हैं, तो शंट की वैल्यू भी निकालते आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अरेंज करके शंट भी निकाल सकते हो, देखो आप। तो शंट की वैल्यू आती है हमारे पास जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। आप निकाल के चेक करना, ये आई, मुझे याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दी। यू कैन चेक इससे कि शंट यही आएगा। तो हमसे शंट की वैल्यू भी पूछते हैं। हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि आई हैव एन गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट जो है वो पता है आपको, जो वो मेजर कर सकता है, उसका रेजिस्टेंस पता है, और आपको एमीटर बनाना है जिसके अंदर आई करंट तक मेजर होना चाहिए। तो आपको शंट कितना लगाना है यहाँ से मिल जाएगा। जो आईजी होता है ना, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट, उसको उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब रेंज और मैक्सिमम करंट which galvanometer can measure। जब आपको क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया जाए, मतलब उसकी रेंज दी जा रही है,
और अगर ये पूछा जाए कि अमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बताओ, मतलब अमीटर की रेंज बताओ। चलो, क्या ये सब लॉजिक समझ में आ रहे हैं? ओके, क्या ये सब नोट हो गया? नोट कर लो जल्दी से। वेरी गुड। अब एक छोटा पॉइंट और देख लो, दोनों में रेजिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर में और शंट में। शंट तो रेजिस्टेंस ही होता है। जी और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमको यहाँ, तो अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो जाएगा जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। बिकॉज शंट इज वेरी स्मॉल, तो ये सबसे छोटे से भी छोटा आता है ना पैरेलल में, तो दिस रेजिस्टेंस विल बी इवन स्मॉलर देन द शंट रेजिस्टेंस। अमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, कितना होता है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो आई थिंक ये सब अब क्लियर है आपको। ओके, क्वेश्चन दो। ओके, पता नहीं कुछ शायद इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल था तो कनेक्ट हो गया था। ओके, हाँ, यस, ओके। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर मैं आपको, एक लिखिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए। फाइंड द शंट रेजिस्टेंस, फाइंड द शंट रेजिस्टेंस so that so that when ammeter is created, find the shunt resistance so that when ammeter is created, only 10% of the total current, only 10% of the total current passes through galvanometer. Find the shunt resistance so that when ammeter is created, only 10% of total current passes through galvanometer. Given that resistance of galvanometer is 1 ohm. Given that resistance of galvanometer is 1 ohm. Resistance of galvanometer is 1 ohm. ठीक है सर्वेश, वैभव, वेरी गुड। तो हम गलत है बेटा, बाकी अभी तक तो सही आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। अभी विघ्नेश अच्छे से चेक करो, ओम गलत है बेटा। सिद्धेश वेरी गुड, अतर वेरी गुड। काफी आसान क्वेश्चन ही पूछा है मैंने आपसे। मैंने बोला आपको कि गैल्वेनोमीटर में टोटल करंट का केवल 10% जाना चाहिए। टोटल करंट आई आया तो 10% मतलब 0.1 आई जाए, तो बचा हुआ 0.99 यहाँ से जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जी आपको मैंने दे दिया है, जी इज 1 ओम, और शंट पूछा है। तो आप तो जानते हो ना, यहाँ जो करंट का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। 0.1 अपॉन 0.99, ये करंट का रेशियो लिया मैंने, इन दोनों का रेशियो वो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो होगा। इट शुड बी एस अपॉन जी। तो देखो एस आ गया, इट शुड बी 1/9 इंटू जी। जी 1 ओम है तो आ जाएगा 1/9 ओम। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान ही किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the shunt needed, find the shunt needed to convert galvanometer, to convert galvanometer of resistance 10 ohm, of resistance 10 ohm and full scale deflection current 1 milliampere, and full scale deflection current 1 milliampere
Find the shunt needed to convert a galvanometer of resistance 10 ohm and full scale deflection current of 1 milliampere into ammeter of range 1 ampere. Into ammeter of range 1 ampere. Into ammeter of range 1 ampere. करो. एक अमीटर बनाना है आपको 1 एम्पियर रेंज का, और आपसे मैंने पूछ लिया शंट क्या लगाना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर का डिटेल दे दी मैंने आपको. तो मेरे पास जवाब आ रहे हैं. वेरी गुड. वैभव का, गगनदीप का, यशवर्धन का भी आ गया. चेक करते हैं अपन. ओके. तो शंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो तो देखो तुम्हारे पास सामने लिखा है बोर्ड पे, ये रहा. बस आपको डाटा ही तो पुट करना, कुछ करना थोड़ी है. तो शंट की रिक्वायर्ड वैल्यू होती है G which is 10 ohm into IG which is 1 मिली एम्पेयर, तो 10 पावर -3 अपॉन I माइनस IG. I आपको 1 एम्पेयर रखना था और 1 मिली एम्पेयर मतलब 10 पावर -3. यू कैन अप्रोक्सीमेट द क्वेश्चन. आप ये 10 पावर -3 को निग्लेक्ट भी कर सकते हो. तो दिस इज नियरली इक्वल टू 10 into 10 पावर -3, नियरली नीचे 1 हो जाएगा. अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया 1 के कंपेयर में, तो ये आंसर आ गया 0.01. तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आंसर ये है. और ऐसा नहीं करना है तो ऊपर नीचे 10.3 से मल्टीप्लाई कर लो. ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 -1, तो 10 अपॉन 999, ये आंसर हो जाएगा. ये भी ठीक है, इसके बहुत क्लोज है, तो कोई बहुत ज्यादा गलती होगी नहीं इसके अंदर. ठीक है. चलो अब अगला क्वेश्चन. ये जो अमीटर बना है इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये जो अमीटर बना है इसका रेजिस्टेंस कितना है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर. यस शांतनु, वेरी गुड. जो अमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस कितना है? चलो बिल्कुल सही. अप्रोक्सीमेटली जो शंट होगा उतना ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वो था, याद करो, G इंटू S अपॉन G प्लस S. तो G की वैल्यू और S की वैल्यू सबसे तुम्हें पता है, पुट कर दो, है ना. G था 10, S ये लिखा देखो 10 अपॉन 999 अपॉन G प्लस S, तो 10 प्लस 10 अपॉन 999. तुम इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो क्योंकि शंट बहुत ही छोटा है, देखो ये 10 ओम के कंपेयर में ये शंट बहुत छोटा है 0.01, तो नियरली 0.01 ही आएगा ये. जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आता है, तो 0.01 से भी छोटा आएगा, और नियरली क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो इतना ही आने वाला है ये अप्रोक्सीमेटली. साथ ये ऐसा लिखो तो आंसर अप्रोक्स जरूर लिखना साथ में. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. ये जो अमीटर बना ना, इसको मैंने एक सर्किट में यूज कर रहा हूं. मैं एक सर्किट में यूज कर रहा हूं. देखो मैं, मेरे पास एक बैटरी है, एक रजिस्टर है. इस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए ये वाला अमीटर मैंने यूज करा, जो अपना बना है अभी अमीटर, इसको यूज कर रहा हूँ. जो हमारी बैटरी थी वो मैंने बता दिया आपको 0.5 वोल्ट की थी. वो जो रेजिस्टेंस था वो कितना देता हूं मैं आपको, चलो 20 ओम दे दिया मैंने. 20 ओम दे दिया. 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 0.5 वोल्ट का सेल कनेक्टेड था. अमीटर मेजर कर रहा है यहाँ करंट कितना है. बताइए अमीटर की मेजरमेंट में एरर कितनी आएगी, परसेंटेज एरर कितनी होगी? अमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी बताओ. अमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी?
अच्छा, शांतनु बता रहा है एग्जैक्ट 0.01 आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं अपन। 999 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। अच्छा, ये 10 ओम दिया था ना मैंने, तो यहाँ मैंने 1 माइनस 10 टू माइनस 3 के ऊपर, अच्छा आई माइनस आई जी ज्यादा हो, तो ये तो सही था। हाँ तो ठीक है, शायद आ रहा होगा तो ठीक है, वो एग्जैक्ट आ रहा होगा तो वो लिख लेंगे अपन। हाँ चलो, तो इसमें एमीटर वही है जो ऊपर अपन ने अभी डिस्कस करा। ये वाला जो एमीटर यहाँ बनाया था ना, वही यहाँ पे लगा दिया अपन ने। थोड़ी अप्रॉक्स नहीं आ रहा है ऐसे बता रहे हो आप, कैलकुलेट करके, तो ठीक है ये डाल देना वैल्यू। करो। 0.01 आ रहा है, मान लो 0.01 आ रहा है, ठीक है। करो, अब इस एमीटर में एरर कितनी होगी। चलो जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। देखो, अमीटर के बिना जो करंट होता है यहाँ पर, विदाउट अमीटर, वो निकालो सबसे पहले। तो जो एक्चुअल करंट होना चाहिए वो निकालो। तो करंट जो एक्चुअल होना चाहिए था वो आना चाहिए था 0.5/20, 0.5/20, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो नीचे, ये हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/40, 1/40 का करंट आने वाला था, मतलब 1/4 मतलब 0.25, तो 0.025 एम्पियर, ऐसा कुछ करंट आने वाला था पहले, ठीक है। 0.25 और एक जीरो, तो 0.025 इतना एम्पियर का करंट आने वाला था। अब अमीटर लगाने से सर्किट में रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 0.01, तो इट इज 0.01 ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिससे करंट चेंज हो जाएगा। तो अब नया करंट विथ अमीटर क्या होगा वो निकालो। तो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 20 प्लस दिस इज 0.01। अच्छा, फिर बंद हो गए चालू हो गए, अरे यार क्या हो रहा है। अच्छा, मैं ऑडिबल हूँ अब। ये पता नहीं, मैं आज को चेक करता हूँ, शायद कुछ, हाँ इसमें कुछ सेटिंग्स की गड़बड़ हुई है और ये बार बार बंद होकर चालू हो रहा है। चलो, तो परसेंटेज एरर इस तरह से निकाल सकते हैं अपन। वो सेटिंग की कुछ गड़बड़ है उसमें, मैं देख लूंगा क्या है। परसेंटेज एरर बस आई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आई की वैल्यू पता है, आई डैश ऊपर लिखा है, वो पुट करो, सॉल्व करो, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो मेरे पास इसका आंसर बता रहे हैं बच्चे कि 0.05 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब एक काम करते देखो, मैं करंट सेम रखते हुए रेजिस्टेंस चेंज कर देता हूँ। इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, उसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। करंट सेम रखते हुए रेजिस्टेंस चेंज कर देता हूँ। ये काम करते, इसको भी 100 से डिवाइड कर देता हूँ, उसको भी 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल 0.005, और यहाँ रेजिस्टेंस जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, 1/5 मतलब 0.2, ठीक है। दोनों को देखो, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों को 100 से डिवाइड करा, तो करंट तो सेम रहेगा इसके अंदर। अब बताओ परसेंटेज एरर क्या आएगी एमीटर लगाने से। अब बताओ परसेंटेज एरर क्या आएगी एमीटर लगाने से। बिना एमीटर के जो करंट होगा और एमीटर के साथ जो करंट है उसमें कुछ एरर होगी, तो अब परसेंटेज एरर कितनी आएगी बताओ। चलो, शांतनु का आंसर आ गया, वेरी गुड। गगनदीप का भी आ गया।
चलो, तो शांतनु गगनदीप ये सब मुझे बता रहे कि अब 5% आ रही है। शांतनु गगनदीप ये सब बता रहे मुझे यहाँ परसेंटेज एरर करीब करीब 5% आ रही है, सब बता रहे। ठीक है, तो देख सकते हो कि पहले एरर कितनी थी और अब बढ़ गई, अब बढ़ गई, है ना? यस, तो यही समझना था अपन को। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस जो तुम्हारे सर्किट में रेजिस्टेंस है उससे काफी कम है, तब परसेंटेज एरर बहुत कम आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 ओम के कंपेयर में इस 0.01 ओम वाज वेरी स्मॉल, तो यहाँ परसेंटेज एरर बहुत कम थी। लेकिन सर्किट के रेजिस्टेंस के कंपेरेबल हो एमीटर का रेजिस्टेंस, तो एरर ज्यादा होगी। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में कौन सा एमीटर यूज कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि सर्किट में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है। अगर सर्किट के रेजिस्टेंसेस काफी बड़े हैं एमीटर के कंपेयर में, तो कोई ज्यादा एरर क्रिएट नहीं करेगा एमीटर। लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंसेस एमीटर के रेजिस्टेंस के कंपेरेबल है, तो एरर ज्यादा हो जाएगी। चलो, बस एक छोटा सा लॉजिक अपन को समझना था, इसके लिए अपना पूरा डिस्कशन चल रहा था। अब एमीटर का काफी क्वेश्चन कर लिए, एक टाइप का और क्वेश्चन होता है वो और करते हैं अपन। लिखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer, a galvanometer has 30 divisions. A galvanometer has 30 divisions, and current sensitivity of 0.1 milliampere per division. Current sensitivity of 0.1 milliampere per division. A galvanometer has 30 divisions and current sensitivity of 0.1 milliampere per division. It need to be converted into ammeter. It needs to be converted into ammeter so that it can measure 2 ampere per division. So that it can measure 2 ampere per division. It needs to be converted into ammeter so that it can measure 2 ampere per division. If the resistance of galvanometer is 10 ohms, resistance of galvanometer is 10 ohms, find required shunt. Resistance of galvanometer is 10 ohm, find required shunt. जल्दी से ट्राई करिए। चलो, एक जवाब तो आ गया मेरे पास, वेरी गुड। तो हम देखते हैं सही है गलत है। मैंने आपसे शंट की वैल्यू पूछी है विघ्नेश, शंट की वैल्यू बताना है आपको। शंट कितना लगाना पड़ेगा ये बताना है। चलो, तो देखो मैंने बस आपको है ना करंट की जो रेंज है वो बस अलग तरह से दे दी थी। मैंने बता दिया था कि 30 डिवीजन से, तो हर डिवीजन के अंदर जो करंट मेजर हो सकता है 0.1 मिली एम्पेयर है। तो टोटल करंट जो मेजर हो सकता था गैल्वेनोमीटर में वो आपको पता चल गया, वो हो जाएगा 30 इंटू 0.1 मिली एम्पेयर। और जो अमीटर की रेंज बनानी है वो 2 एम्पेयर पर डिवीजन है, तो 2 एम्पेयर इंटू 30 डिवीजन, तो यह जाएगा 60 एम्पेयर रेंज। बस रेंज पता चल गई दोनों की कितनी कितनी थी। अब तो कर लोगे क्वेश्चन। शंट की वैल्यू क्या होती थी, जी 10 ओम दिया था मैंने, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, सब रख दो वैल्यूज, काम हो गया तुम्हारा।
ठीक। हाँ, आंसर मेरे पास काफी छोटा आएगा इसका, क्योंकि ये करंट बहुत बड़ा बन रहा है, 60 एम्पेयर है, और ये करंट बहुत मिली एम्पेयर का था, 3 मिली एम्पेयर, तो 60 एम्पेयर बहुत बड़ा है, तो रेजिस्टेंस बहुत छोटा ही आने वाला है। ठीक है। हाँ, मेरे पास आंसर दिख रहा है कि 5 × 10⁻⁴ ऐसा कुछ बता रहे बच्चे मुझे आंसर। ठीक है, ये 10 × IG की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर हो रही थी अपॉन 60 - 3 मिली एम्पेयर। थोड़ा सा अरेंज वरेंज कर लो, निकल जाएगा आंसर क्या है। चलो, तो क्वेश्चन बस मुझे ये आपको बताना था कि ऐसा पर डिवीजन में भी आपको दे सकते चीज। ठीक है। तो एमीटर काफी कुछ देख लिया अपन ने। एमीटर में जितने वैरायटी हो सकती है अधिकतर चीजें अपन ने कवर कर ली है। एक मल्टी रेंज एमीटर और होता है, वो बाद में देखेंगे अपन। अभी आगे बढ़े। यस, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर समझने के लिए पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे बताओ। आंसर उसका करीब 5 × 10⁻⁴ आ रहा था पिछले क्वेश्चन का। अब चलो वोल्ट मीटर समझने के लिए पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताओ मुझे। मान लो ये मेरे पास एक सर्किट था, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये बैटरी 4 वोल्ट की थी। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट का, यहाँ पे 2 वोल्ट का, 1 ओम में तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। अब मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये रेजिस्टेंस लगाया मैंने 1000 ओम। 1000 ओम। बताओ, सर्किट स्विच ऑफ जब था, ये ऑन नहीं था स्विच, इस समय यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का था। जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा तब पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, बताओ जल्दी से। जब स्विच ऑन करूंगा सर्किट तब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा। अथर्व का जवाब आ गया, कई बच्चों का जवाब आ रहा है, विघ्नेश का भी आ रहा है, बिल्कुल सही। तो मुझे कई बच्चे बोल रहे हैं 2 वोल्ट ही आने वाला है अप्रोक्सीमेटली। क्यों बोल रहे हो ऐसा, क्यों बोल रहे हो ऐसा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 1000 बहुत बड़ा है 1 से, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, दूसरी ब्रांच से करंट कम जाएगा, कम जाएगा, इक्विवेलेंट सेम आएगा। यस, मेन रीजन है कि इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 1 ओम ही आने वाला है। ये सही कहा आपने कि इनका इक्विवेलेंट करीब करीब 1 ओम आएगा। इनका इक्विवेलेंट निकाले अगर 1 × 1000 अपॉन 1 + 1000, तो 1 + 1000, ये जो न्यूमरेटर है देखो 1000 और डिनोमिनेटर हो गया 1001, 1001, ये नियरली 1 ओम ही है। तो किसी रजिस्टर के पैरेलल में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाने से उसके रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, और रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता तो सर्किट में कोई चेंज फील नहीं होगा। चेंज फील नहीं होगा तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं बदलेगा, isn't it? ज्यादा नहीं बदलेगा। सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट होता है वोल्ट मीटर का। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उनके बीच में एक हाई रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दो। अब इसमें मैं गैल्वेनोमीटर भी जोड़ देता, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस छोटा ही होता है, 1 2 4 ओम ऐसे कुछ होता है, 10 ओम तक रहेगा, वो लगा देने से भी अगेन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, isn't it? गैल्वेनोमीटर भी अगर यहाँ जोड़ दिया तब भी इसके पोटेंशियल ड्रॉप में तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, और यहाँ थोड़ा सा करंट आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट स्मॉल आएगा। तुम बोल ही रहो कि करंट स्मॉल आएगा यहाँ पे, और स्मॉल करंट तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, isn't it? स्मॉल करंट तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। तो ये जो पूरी चीज बन गई ना हमारी, ये पूरा हमारा ये पूरा हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, व्हाट इज वोल्ट मीटर, उसका सिंबल ये बताते हैं अपन। ये अगर आइडियल होता है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली बनाते कैसे इसे, एक गैल्वेनोमीटर के साथ में बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, बस ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। जो भी सर्किट में करंट है तुम इसको जहां जिन दो पॉइंट के बीच में लगाओगे बहुत स्मॉल करंट यहाँ से जाएगा,
और वो स्मॉल करंट तुम मेजर कर सकते हो बिकॉज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो तुम्हें इन कनेक्टेड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विल बी आर प्लस जी। अब रेजिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है, करंट तुम्हें पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर ने जो मेजर करा, तो तुम्हें वोल्टमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। तो ये आ गया रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बोलो, आ रहा समझ में? गैल्वेनोमीटर से ही अपन ने बना लिया वोल्टमीटर। यूजिंग गैल्वेनोमीटर ही बन गया हमारे पास वोल्टमीटर। To create a voltmeter, we just need to add a high resistance in series with galvanometer. Galvanometer के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, this will create a voltmeter. Now ये जो वोल्टमीटर बना है इसको कहीं भी लगाओ सर्किट में, because of high resistance, it will not take much current. It will not take much current, and that small current can be measured easily by galvanometer. And by measuring the current, we can measure the potential difference. चलो, ऐसा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है वोल्टमीटर का। नोट कर लो, लिख लो सब चीजें अच्छे से। Voltmeter is a device which is connected between 2 points to measure the potential difference between them. It is a high resistance. It is created using a galvanometer in series with a large resistance. ये फिर से बंद होके चालू हुआ अपने आप, पता नहीं आज इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है कि क्या है, देखते। ओके, क्या सारी चीजें नोट कर ली अच्छे से? क्या सब चीजें नोट हो गई आपकी? ओके, सब बच्चे मुझे सुन पा रहे? ओके। ये आज पता नहीं कुछ नेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल सा हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, लेट्स होप कि अब अभी के 2 बच्चे वेटिंग रूम में क्यों पढ़ रहे हैं? चलो, तो लेट्स होप कि अब ऐसा डिस्टरबेंस नहीं हो बार बार की तरह। तो हमने पढ़ा था वोल्टमीटर क्या होता है। अब कई बार हमसे पूछा जाता है वोल्टमीटर की रेंज बताओ, रेंज ऑफ वोल्टमीटर क्या है। तो आपको इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या मेजर कर सकते हो? जो भी ये मेजर कर सकते हो वो रख दो, इनटू ये मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस, यू विल गेट रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आपको रेंज मिल जाएगी। या कई बार हमको रेंज दे देते हैं और पूछते हैं कि रेजिस्टेंस आर क्या लगाना चाहिए, है ना। हमको रेंज दे देते हैं और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछते हैं। तो आर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड वो हो जाएगा वी अपॉन आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। जो भी आपके पास रेंज चाहते हो आप वोल्टमीटर की बनाना, जितना वोल्टेज डिफरेंस तक आप मेजर करना चाहते हो वो अपॉन जो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट जो मेजर हो सकता है इसका रेशियो ले लो, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कर दो, यू विल गेट द रेंज, सॉरी यू विल गेट द रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड। आर रेजिस्टेंस क्या लगाना चाहिए वो मिल जाएगा आपको। बोलो, ये चीज क्लियर?
वीडियो इज नॉट क्लियर। पता नहीं आज क्या सिस्टम, ये तो वाईफाई तो सही दिख रहा है मुझको, कनेक्टेड है बार बार, लेकिन तो कुछ बच्चे बोल रहे क्लियर है, देखते हैं, ठीक है बंद करके चालू करता हूँ वीडियो। ठीक है चलो, तो ये अपन ने वोल्ट मीटर भी अब पढ़ लिया। अब वोल्ट मीटर के क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप के होंगे, तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट चीजों पे आ जाएंगे। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to convert this galvanometer, to convert this galvanometer into voltmeter of range, into voltmeter of range 50 volt. What is the series resistance required to convert this galvanometer into voltmeter of range 50 ohm? 50 ohm रेंज का आपको वोल्टमीटर बनाना है, तो आपको कितना सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? तो 50 ओम, सॉरी 50 वोल्ट रेंज का आपको वोल्टमीटर बनाना है, तो आपको इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर इसकी रीडिंग थी, मैक्सिमम करंट था 1 मिली एम्पेयर, और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम था। चलो कुछ का तो जवाब भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड। चेक करते हैं अपन। तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा, जो भी रेंज होती है वोल्ट मीटर की, उसको डिवाइड कर देते हैं अमीटर की, जो भी गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट की वैल्यू, उससे ये जो वैल्यू आएगी उसमें जी माइनस कर दो, तो आपको रेजिस्टेंस आर जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो 50,000 माइनस जी इज 1, तो 49999 ओम, इतना रेजिस्टेंस चाहिए, नियरली 50,000 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक, नियरली 50,000 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए। चलो, तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसमें भी एरर वेरर के क्वेश्चन हो सकते हैं कि वोल्टमीटर लगाने से कितनी एरर आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, सेल में जो प्राइस होती चीजों की वैसी कुछ रीडिंग आ गई, ठीक है सही बात है। अब इसमें एरर वाले क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, कि वो करे अपन, है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का कर लेते हैं। चलो पहले वो उसको करने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर वो जो मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ उस पर आएंगे। लिखो क्वेश्चन। A galvanometer, a galvanometer, a galvanometer can sustain, a galvanometer can sustain a maximum potential of Vg. A galvanometer can sustain a maximum potential difference of Vg. A maximum potential difference of Vg. It needs to be converted. It needs to be converted into voltmeter of range. It needs to be converted into voltmeter of range NVG. It needs to be converted into voltmeter of range NVG. किसी गैल्वेनोमीटर की रेंज Vg है, उसकी गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो सस्टेन हो सकता है वो Vg है, उसको आपको बदलना है एक वोल्टमीटर में जो NVG तक मेजर कर सके, ठीक है। If the resistance of galvanometer is G, if the resistance of galvanometer is G, if the resistance of galvanometer is G, find the required series resistance. Find the required series resistance. Find the required series resistance. करो ट्राई। ओम गलत है बेटा,
गलत है आपका। फाइंड द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस। चलो, काफी बच्चों के सभी जवाब आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में मैंने आपको वोल्ट मीटर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सस्टेन कर सकता है वो Vg दिया है। ये क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर G है और उसमें से मैक्सिमम करंट Ig जा सकता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सस्टेन कर सकता है, इट शुड बी G इंटू Ig, इट शुड बी G इंटू Ig, है ना। तो मैंने एक तरह से आपको Ig दे दिया था कुछ अलग तरीके से। अब मैंने सीरीज रेजिस्टेंस पूछा है, वो कैसे निकालते हैं अपन, जो हमको रेंज बनानी है NVG अपॉन वैल्यू ऑफ Ig माइनस G, और ये Vg बाई Ig जो था, Vg बाई Ig इट वाज G, तो Ng माइनस G या N माइनस 1 इंटू G, आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलो, काफी बच्चों का सही जवाब आ गया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस सॉरी करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर लगा सकते हैं, पर दोनों में थोड़ी थोड़ी एरर होती है, दोनों में थोड़ी थोड़ी एरर होती है। अब रेजिस्टेंस मेजर करना हो आपको, ओम्स लॉ में तीन चीजें होती है, वी आई आर। वी मेजर करने के लिए तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है, आई मेजर करने के लिए तुम्हारे पास एमीटर है। अगर तुम्हें आर पता करना हो तो क्या कर सकते हो, किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना हो तो क्या कर सकते हो, बोलो। वी अपॉन आई, वी बाय आई, बिल्कुल सही से, काफी बच्चे मुझे बता रहे वी बाय आई मेजर कर लूं मैं, है ना, वी अपॉन आई मेजर कर लूं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वी अपॉन आई मेजर करने के लिए जब अपन वोल्ट मीटर एमीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर एमीटर दोनों में थोड़ी सी एरर होती है, तो आर में भी एरर आएगी, सही बात है ना। वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग में एरर होती है तो आर में भी एरर आएगी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है तुम्हारे बिगिनर बॉक्स का फिफ्थ एग्जांपल, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है वो आपके बिगिनर बॉक्स का फिफ्थ क्वेश्चन जो बिगिनर बॉक्स का है, पर मैं उसे क्लास में करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए उसमें से करंट पता करोगे और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करोगे। करंट पता करने के लिए तुमने इसके सीरीज में लगा दिया एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए या तो वोल्ट मीटर तुम डायरेक्ट इसके अक्रॉस लगा दो, या तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दो, या एक तरीका ये हो सकता है कि एमीटर को मिलाकर फिर लगाओ। दोनों तरीके में थोड़ी थोड़ी सी गलती है, इसमें ऐसा लग रहा है कि वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस तो सही से ही मिलेगा, लेकिन जब अमीटर जो करंट मेजर करेगा ना, वो दोनों से मिलने वाला करंट मेजर करेगा। अमीटर एग्जैक्टली इसका करंट मेजर नहीं कर रहा है, यहाँ पर अमीटर एग्जैक्टली इसका करंट मेजर कर रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का मिला के मेजर हो रहा है। बोलो, ये दो तरीके समझ में आ रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर को लगाने के। इसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने सोचा अमीटर और वोल्टमीटर लगाओ और इनकी रीडिंग से अपन करंट और वोल्टेज की रीडिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ऐसे दो तरह के सर्किट सोचे गए, ठीक है, दो तरह के सर्किट सोचे गए। मान लो अमीटर का रेजिस्टेंस आर ए है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर बी है, तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको प्रेफर करना चाहिए, किस तरीके में एरर कम होगी, बताओ। आपने दोनों में एरर तो होगी, आपसे पूछा है कि किस में कम एरर होगी, which method should be used so that error is less, which method should be used so that error is less, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन ढंग से लिख लो। टू मेजर अ रेजिस्टेंस we may use ammeter and voltmeter in these two types of circuits, ये दो सर्किट क्वेश्चन में दिए कि दो तरीके से यूज कर सकते हैं। which circuit will give most accurate reading of resistance by taking ratio of voltmeter and ammeters reading, हम वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग का रेशियो लेके रेजिस्टेंस की रीडिंग निकाल रहे हैं, तो आपको बताना है किसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी। और आंसर अमय और कुशागर दोनों आपका गलत है,
इतनी जल्दी आंसर आएगा ही नहीं इस तरह से। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है, यशवर्धन गलत है। सम्यक, हाँ आपने क्वेश्चन सही पूछा सम्यक मुझसे। तो आप सारी पॉसिबिलिटी चेक करके बताओ आंसर सम्यक। माधव गलत है। चलो मैं क्वेश्चन सबके लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमने सोचा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसमें से फ्लो करने वाला करंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों के रेशो से अपन रेजिस्टेंस की रीडिंग निकाल लेंगे। और दो तरह के सर्किट बनाए, टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो सर्किट बनाए। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से सर्किट में ज्यादा बेटर रीडिंग आ रही होगी, किस सर्किट को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, ये मैंने पूछा है आपसे, टू मेजर द रेजिस्टेंस। गगनदीप गलत है। चलो थोड़ा आपको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। आप वेरिएबल के टर्म में मत सोचो। अमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ले लो, मान लो अमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम था। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ले लो, मान लो वो 1000 ओम था। ठीक है, इसको 0.01 कर देता हूँ मैं अमीटर का रेजिस्टेंस, और ये 1000 ओम। वो जो रेजिस्टेंस आर जो आपको मेजर करना है ना, उसकी रेंजेस है फ्रॉम 1 टू, सॉरी 0.1 टू 100 ओम। रेजिस्टेंस आर वेरी कर रहा है फ्रॉम 0.1 टू 100 ओम। रेजिस्टेंस आर वेरी कर रहा है फ्रॉम 0.1 टू 100 ओम। चलो मैंने कुछ डाटा दे दिया आपको, अब बताओ। डाटा से थोड़ा सा आसान लगेगा आपको करना है। केस को नाम दे देते हैं, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। दो केसेस में आपको सर्किट बना के दिए मैंने। चलो विघ्नेश, आप लोगों को सोचना है कि क्या आंसर देना है। विघ्नेश, ये चीज आपने जो पूछी है मेरे से मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद दिमाग लगाओ। पर सही जा रहे हो आप, ये हिंट दे देता हूँ आपको कि सही जा रहे हो आप। चलो एक एक क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस मेजर कितना होगा ये मैं निकाल के बताता हूँ। फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस मेजर कितना होगा निकाल के बताता हूँ मैं। इन केस 1 देखो, जो भी बाहर करंट आएगा आई, उसका एक फ्रैक्शन रेजिस्टेंस में जाएगा। मान लो रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है स्मॉल आई, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए आई आर। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो तो होना चाहिए आई आर। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होना चाहिए वो तो होना चाहिए आई आर। अब यहाँ आई आर का अगर करंट है, यहाँ पे आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप है, डिवाइड बाय आर बी करोगे तो इतना करंट यहाँ से भी आएगा। यहाँ से जो करंट आएगा इट शुड बी आई आर अपॉन आर बी, और ये दोनों ऐड होके अमीटर से जाएंगे। तो रीडिंग ऑफ अमीटर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आई प्लस दिस वाला करंट आई आर अपॉन आर बी।
रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगी IR, रीडिंग ऑफ अमीटर होगी ये। क्या ये समझ में आया? इन द केस 1 अमीटर की जो रीडिंग होगी वो यहाँ से दोनों तरफ से जो करंट आ रहा है दोनों को मिलाकर मेजर करेगा। वोल्टमीटर की रीडिंग केवल यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर शुड बी IR, रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी इन दोनों के करंट का सम। ये चीज समझ में आई क्या? केस 1 में अमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी बताइए सब बच्चे। यस, वेरी गुड। वैभव को आ रहा है, वेरी गुड। सर्वेश को भी ठीक है। चलो, तो यहाँ से अब हम अगर रेजिस्टेंस जो मेजर हुआ है वो निकाले, रेजिस्टेंस मेजर वो होगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और रीडिंग ऑफ अमीटर का रेशो। वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग का रेशो ले लो, तो क्या आ रहा है देखो, इट इज R अपॉन 1 प्लस R अपॉन RB। थोड़ा सा अरेंज करो, दिस इज RB अपॉन R प्लस RB। तो फर्स्ट केस में जो आप मेजर करने वाले हो वो होगा ये एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस R की वैल्यू इनटू RB अपॉन R प्लस RB। ये फर्स्ट केस में आपका मेजरमेंट करके जो मिलेगा वो लिखा मैंने, ठीक है। चलो, अब RB की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी है, और जो R की वैल्यू है ना वो वेरिएबल है, वो 0.1 से 100 ओम तक बदल सकती है। तो एक काम करो, एक टेबल बनाओ, उसमें केस 1 केस 2 दोनों में जो आपका मेजरमेंट आने वाला है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिखो, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R को मैंने ले लिया सबसे छोटा मतलब 0.1, फिर R को थोड़ा बड़ा ले लो 1 ओम, 10 ओम और 100 ओम। ये R की अलग अलग वैल्यू चूज कर ली मैंने। तो इस R के अलग अलग वैल्यू के केसेस में दोनों केसेस की रीडिंग क्या आएगी। जैसे केस 1 में जो रीडिंग होने वाली है RB अपॉन R प्लस RB, RB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी थी मैंने क्या बताई थी, 1000। तो ये 1000 लिख दो, ये 1000 लिखो और फिर चेक करो कि क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे केस 2 में अब मेजर्ड वैल्यू निकालो। केस 2 में अगर यहाँ पे करंट I है तो अमीटर की रीडिंग तो होगी I, तो जो यहाँ का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी I टाइम R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। रेशो लो, तो केस 2 का रेजिस्टेंस जो मेजर होगा R मेजर्ड, RM लिख दिया उसको मैंने, वो होगा वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन अमीटर की रीडिंग। दिस रेशो वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन अमीटर की रीडिंग, दिस रेशो इज R प्लस RA। केस 2 में आप मेजर कर रहे हो R प्लस RA। अब R और RA आपको पता है, RA की वैल्यू पता है कितनी है, तो सब्स्टिट्यूट करो। केस 1 केस 2 दोनों में आपको क्या क्या वैल्यू मेजर हो रही है लिखो। चलो, जैसे एक केस करके दिखाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस जब 0.1 था, रेजिस्टेंस को 0.1 डालो, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना दिया 0.01। तो केस 1 में जब रेजिस्टेंस 0.1 था, आप केस 2 मेजर कर रहे हो 0.11, और केस 1 में मेजर करोगे लगभग 0.1, ठीक है। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 अपॉन 0.1 प्लस 1000, तो नीचे लगभग 1000 आएगा, 1000 कैंसिल, लगभग लगभग 0.1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सही रीडिंग मेजर हो रही है और यहाँ पे गलत आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है। R को 100 ओम करो। अब देखो फर्स्ट केस में क्या आएगी, जब R 100 ओम होगा, केस 1 का जो मेजर्ड रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 1000 अपॉन 1100। तो सॉल्व कर लो, ऊपर आ गया 1000 अपॉन 11, सॉरी 1000 अपॉन 11, तो कितना आएगा करीब करीब निकाल सकते हो, ये 100 के आसपास ही आने वाला है थोड़ा। और दूसरे केस में जो रीडिंग आएगी वो आएगी 100 प्लस 0.01, 100 प्लस 0.01। तो परसेंटेज एरर अगर चेक करोगे, परसेंटेज की एरर चेक करोगे तो केस 2 की परसेंटेज एरर बहुत कम हो रही है, इट इज 0.1%, 0.01%, ठीक है। और ईशान ने बता दिया ये मेजर होके कितना आ रहा है 90.99, 90.90 ऐसा बता रहा है ईशान, ये डिवाइड करके 90.90
ऐसा कुछ बता रहा है। तो केस 1 में देखो एरर ज्यादा हो गई आपकी बात। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो रही है ना, जब ये रेजिस्टेंस जिसको आपको मेजर करना है ये बड़ा है, तो केस 1 की एरर ज्यादा है और केस 2 की एरर कम है। बट जब रेजिस्टेंस छोटा था तो ये केस कम एरर दे रहा है, दूसरा केस ज्यादा एरर दे रहा है। तो समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जिस रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू अगर स्मॉल है, उसकी वैल्यू छोटी है, तो फर्स्ट केस, ये जो डायग्राम था जिसमें वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा था, दिस केस इज प्रिफरेबल बिकॉज इसमें एरर कम है। बट व्हेन दिस रेजिस्टेंस इज लार्ज देन द सेकंड केस इज प्रिफरेबल बिकॉज इसमें एरर कम है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा वोल्ट मीटर अमीटर एरर देते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाने से कम एरर आएगी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाने से एरर ज्यादा होने लगेगी, तब आपको अमीटर सीरीज में लगाने से बेटर मिलेगा। बोलो समझ में आ रही चीजें? कौन सा डायग्राम प्रेफर करना है? इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू आर। आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आर छोटा है तो ये वाला डायग्राम प्रेफर करो, आर बड़ा है तो ये वाला डायग्राम प्रेफर करो। कुछ समझ में आया? पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें ना बिना एनालिसिस करे ढंग से बिना समझ ही नहीं आता है, ठीक है। इसमें जब तक वैल्यू रख रख के चेक नहीं करो समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ओके, तो अपन ने वोल्ट मीटर अमीटर को पढ़ा आज और उस पर कुछ क्वेश्चंस करे। और आज थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल था तो थोड़ा दिक्कतें हुई अपन को, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में जो भी आज अपन नहीं कर पाए कवर करेंगे। हमने अमीटर वोल्ट मीटर स्टार्ट करा है। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या काम करना है, बिगनर बॉक्सेस क्या क्या कंप्लीट करना है। रेस में आज एक देने वाला हूँ आपको, अभी भेज दूंगा, वो कंप्लीट करना है। फिर आपको फिर एससीबी के क्वेश्चन 56 तक हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी हो जाएंगे अब, अभी 46 तक कर लेना है आपको। उसके आगे के क्वेश्चन अभी मैं बोलूंगा जब करना। अमीटर वोल्ट मीटर के बाद हम क्या करने वाले हैं? मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले हैं। ये दोनों चीज किताबों में मिलती है, वो पढ़कर आइएगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ने वाले हैं, वो पढ़कर आइएगा। मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड पोटेंशियोमीटर, ये तीन चीज करने वाले हैं, तो ये करके आइएगा, ठीक है। ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में चीजें बची नहीं है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्शन है ये हो जाएगा। इसके बाद आपके मॉड्यूल में देखना आरसी सर्किट है, वो हम कैपेसिटर की बात करेंगे। आरसी सर्किट तो वो छोड़ के तो बाकी सभी हो गया अपना। और एक थोड़ा सा हीट कंडक्शन का एक बिगिनर बॉक्स या रेस दी हुई है आपके मॉड्यूल में, तो वो समझ लेंगे एनालॉजी क्या है ना। आपने हीट कंडक्शन पढ़ा था 11th में, उसी को वापस से दिया है ताकि करंट से उसे रिलेट कर सको आप, है ना। तो वो चीज समझना है और इंस्ट्रूमेंट करना है। ये दो चीज बची करंट इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी सब हो गया अपना। इंस्ट्रूमेंट भी अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ लिए है, वो तीन इंस्ट्रूमेंट बचे अपने, ठीक। चलो, आपको कुछ पूछना है? शुड आई कंक्लूड? ओके वेरी गुड। चलो, तो होमवर्क जो है बता दिया मैंने, क्या पढ़ने वाले ये भी बता दिया है, तो करके आइएगा, ठीक है। चलो बाय सब, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।